नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आर के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. हमारे यहाँ को जाबो to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज करें। प्रदीप जी, When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ। Nation Now, the fastest growing channel of the nation. और देखिए प्रदीप जी, मिस्टर मोदी got a rock star welcome Welcome, at, in Tel Aviv in Israel. My Yes, God, sir. it was absolutely fantastic. और इसराइल के साथ जो अभी डील होने वाली है, सिक्योरिटी डील जो हो चुकी है, साइन हो चुकी है, उसके अलावा we are going to get, to me, I think the biggest thing is the desalination plant that we are going to get from Israel, which converts sea water into fresh water. Fantastic. सी वाटर मतलब समंदर का खारा पानी अब वो मीठा पानी बन जाएगा, जो टेक्नोलॉजी अभी इजराइल ट्रांसफर करने वाला है। एंड अबव ऑल They had a plan to do it somewhere in the, I think, Mira Bhainder region. Yes. But there was stiff opposition from the local fishermen saying that whatever, the fishes will die. Wrong which is information all was right, fed which out is all all times. how can the fish die? I mean, come on. It'll be more cleaner water. It'll be more cleaner water. अब सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे उकसाने वाले लोग बहुत होते हैं सर। अब जिस तरीके से आज की तारीख में राहुल गांधी साहब जो हैं हर चीज के ऊपर ऑपोजिशन कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर विरोध कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर ऑपोजिशन कर रहे हैं, मतलब Exactly, sir. मेरी समझ को आ रहा है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना विरोध कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आई थॉट दैट ही इज अ यंग मैन और एटलीस्ट ही प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ एज अ यंग मैन। हाउ ओल्ड इज ही बाय द वे? आई थिंक ही इज 55, राइट? 50-55 साल के तो हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। अब वो इजराइल गए हैं, प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हैं, वहां पर एक सबसे बड़ी डील साइन होने वाली है वहां पे, और आप जो हैं क्या क्या कर रहे हैं वहां पे? आप व्हाट आर यू डूइंग? प्रियंका गांधी जी यहाँ पे बोलती हैं गाजा के बारे में भी जरा बात कर लेना। वेरी गुड। मतलब कि अगली बार अगर कोई विदेश से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई यहाँ पर आए तो वो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, नक्सलवादियों के बारे में, माओवादियों के बारे में, मणिपुर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर आकर के हिंदुस्तान में बात करे। Wonderful, absolutely In wonderful. fact, the Congress, Jairam Ramesh dates the Nehru Gandhi family just because they had engaged since Nehru's time with Gaza, people of Gaza. Solidarity Good with for Gaza. them, good for them, good for them. Sir, Israel is the only country in the world, whenever we have been in trouble, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी संकट आया है, युद्ध का संकट, Israel is the only country in the world which has actually come forward and supplied us with all the equipment that we need. I mean, right from the 65 war to the 71 war to the 1999 war, even to Operation Sindhu. I don't even know where to begin as far as these guys are concerned and what world they are living in. It's absolutely terrible. जो लोग आपके खिलाफ बोलते रहे, आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए पीएलओ की। एक जमाना था ना यासिर अराफात साहब यहाँ पे, he used to be welcomed as a Yes, super yes, hero, yes, etc. yes, etc. yes. एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए यार यासिर अराफात साहब की प्रो इंडिया एंटी पाकिस्तान। कांग्रेस के लोग बोलते हैं ना, एक देश खड़ा नहीं रहा हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में, एक देश खड़ा नहीं रहा। अरे पूरे जितने अरब देश थे उस जमाने में 1971 में, वो सब पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ईरान इनफैक्ट हैड थ्रेटन्ड कि अगर आप ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हो चुकी है, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर अगर आप जो हैं हमला करेंगे तो द इरानियन आर्मी विल हेल्प पाकिस्तान। Welcome, sir. अरे कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार? मतलब I think Mr. Modi is being too polite. Let's be very clear. If the actual truth comes out, God knows what will happen. It will be absolutely terrible. And they're doing it so well. I mean, Modi साहब जिस प्रकार से चुप रहकर जो कर रहे हैं, the whole world knows what's happening. The whole world knows where Mr. Modi's heart lies and where he's guiding India. Yes. And they know it very well that even without speaking, the issues are that we are with Israel. It's absolutely clear, abundantly clear. Sir, we are with everybody who is with us. सीधी बात है। हमारी ना किसी से बैर है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती, सारी दुनिया से दोस्ती है साहब। हम हर एक को अपना दोस्त समझते हैं, बशर्ते कि वो भी दोस्ती निभाएं, और दोस्ती नहीं निभाएंगे तो जयराम जी की आपका राम नाम सत्य कर देंगे हम लोग। Exactly. Which is what I admire about this government. Turkey is all the time with Pakistan. Yes, तो रहिए टर्की, करिए। Openly support. Yes. अलग-अलग जो देश है वो totally support Pakistan in every issue.
Kashmir issue with Pakistan, कुछ जी। और दूसरा crisis with Pakistan. Why do you have to have that alliance with them? What for? Yes. And that's exactly what Mr. Modi did. We had a treaty with Armenia. Thank you very much. And today the Armenians have got all Indian-made weapons. And they The Turks are going crazy. ये कैसे हो गया? And then on top of it, there's a new security alliance being formed. Pradeep ji, ये मैं बता दूं आपको. Before we go to our guests, before we go to our esteemed guests, India, Israel, Cyprus and Greece. These four countries are going to come together against the Turks and Azerbaijan. और जिनको यहाँ पर ये पसंद नहीं है, जो लोग यहाँ पर चिल्लाते रहते हैं ना, ये करो, गाजा के लोगों के साथ खड़े रहो, ये करो, और जाके अपनी भैंस चराओ, तुम्हें जो करना है कर लो. Let's go straight across to our guests. I think we've got a wonderful panel of guests. Let's go straight across to them. It will be a real pleasure talking to them. Can we go to our guests, please? We have got Sanjay Dwivedi Saab. Sanjay Dwivedi Saab, how are you, sir? Namaskar. जय श्री राम Jai Siya Ram. Har Har Mahadev. Har Har Jai Mahadev. Siya Ram. How are you, sir? Vande. जय हिंद जय हिंद. अरे भाई ये संजय द्विवेदी जी की आवाज क्यों फट रही है यार? जरा प्लीज कैन यू करेक्ट इट? जरा करेक्ट कीजिए प्लीज. वील गो राइट बैक टू हिम. ये संजय द्विवेदी जी का जो माइक है, या आपने यहाँ से उनकी आवाज जो है बहुत हाई कर रखी है, जिसकी वजह से उनकी आवाज फट रही है. जरा प्लीज चेक कीजिए. नहीं जय श्री राम जय श्री राम सर. जय सिया राम. जय सिया राम. हर हर महादेव. जय श्री राम हर हर महादेव. महादेव जय श्री राम. जी सर फर्स्ट क्लास. नाउ द पॉइंट इज संजय द्विवेदी जी जो हमारे साथ है ही, मैं आप बाकी लोगों से ये जानना चाहता हूँ, प्रदीप जी आप बताएं कि जहां तक के एआई का प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न है, $3 billion have already come in from Google. टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी $15 billion की है. $2.5 billion माइक्रोसॉफ्ट के आ गए हैं. उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो $13 billion की है प्रदीप जी. Exactly. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? मेरी समझ के बाहर है. तो आई फाइंड इट स्ट्रेंज. एंड नंबर 2, thank God Mr. Uddhav Thackeray and Sanjay Raut ji has not come out against Israel, because from whatever I remember, Bala Saheb Thackeray used to be one person who used to be totally pro-Israel. मतलब हमेशा इजरायलियों की तरफ से खड़े रहे बाला साहब ठाकरे, और कहा जो देश हमारे साथ है हम उसके साथ है. सीधी बात है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि उद्धव ठाकरे जी को शायद मालूम होगा. प्रदीप जी आप बताएं. Exactly. But द्विवेदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे जी इजराइल में अभी तक कुछ बोले नहीं, बट जो शर्टलेस प्रोटेस्ट थे कांग्रेस के, तो उद्धव जी ने राहुल गांधी जी का सपोर्ट किया. राहुल गांधी जी का सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने तो हमारे लोकतंत्र को नंगा कर दिया है, मोदी साहब ने हमारे इलेक्शन कमीशन को नंगा कर दिया है, मोदी साहब ने हमारे जुडिशरी के कपड़े उतारे हैं. तो राहुल गांधी जी के लोग अगर शर्ट उतारा तो क्या फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा आपने इस देश को डिफेम किया. तो उद्धव ठाकरे जी का ये पर्टिकुलर स्टैंड समझ में नहीं आया. द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी जी. प्रदीप जी, बजाज जी. जी सर. जय श्री राम. जय सिया राम. इससे पहले क्या इस देश में 64 साल कांग्रेस सरकार रही है, तो क्या आप लोगों ने आंकड़े निकाले नहीं? आप लोग आंकड़े निकाल के देखते कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने कितने बार नंगे होकर प्रदर्शन किया, कितने बार उन्होंने सर पे पेट्रोल सिलेंडर लांग के किया, कितने बार महंगाई का विरोध किया. तो ये चीज आपने देखी नहीं क्या? मैं बता दूं आपको, इससे पहले भी नंगे होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किए हैं. इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए आप, चूड़िया कोई प्रधानमंत्री को, इस देश की एक संवैधानिक पद है, गरिमामय पद है, देश की पूरी जनता उनको बनाती है, इसके बाद चूड़ियां भेंट की जा रही. तो चूड़ियां भेंट करते समय क्या भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनको रोका नहीं? क्यों नहीं रोका उनको? और उनके बाद आज राहुल गांधी या सोनिया गांधी ईडी के माध्यम से 12 साल तक जमानत में रिहा किए रहे. जमानत में रिहा कोर्ट में क्या हुआ? तमाम ऐसी बातें बताते हैं आपको. माननीय राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द बोलना, सोनिया गांधी जी का अपशब्द बोलना, और जब चुनाव आते हैं तो ईडी प्रियंका गांधी के पति को दिखा देते हैं. तो ये चीज कहना गलत है कि आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. अरे कांग्रेस ने प्रदर्शन तो अब किया ना, लेकिन इससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ने नंग प्रदर्शन किया, उसकी आपने बुराई की? कब किया सर? उसकी क्यों नहीं बुराई की? कब किया? प्रोग्राम से पहले भी इससे प्रदर्शन हुए, वो भी पूरे विश्व ने देखे. सर मुझे याद नहीं है. ये चीजें द्विवेदी जी,
द्विवेदी जी नमस्कार, प्लीज सर, प्लीज 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 एक सेकंड सर, आप अपनी बात जरूर रखें, लेकिन फैक्ट के ऊपर मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। चूड़ियों को लेकर के, गैस सिलेंडर को लेकर के, बाकी सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रदर्शन किया है, लेकिन 43 साल में मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी अपनी कमीज उतारते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। आप बताइए, नाम बताइए। आप यूट्यूब में देख लीजिए ना, बता जी, यूट्यूब में मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा अभी, यूट्यूब की वो भेजिए भेजिए यूट्यूब की। सर बीजेपी के प्रोटेस्ट हुए हैं, स्लोगन्स के साथ, ब्लैक फ्लैग्स के साथ, नंगा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ। प्रदर्शन किया सर आप भेजिए सर, प्लीज भेजिए, आई वुड लाइक टू सी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जी बोलिए। उसमें चल रहा हुआ। हाँ बोलिए बोलिए, अब आप बोले सर, बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बोलिए बोलिए। कह रहा हूँ इस देश की वो भी इज्जत थी, इस देश की वो इज्जत थी कि जब यहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो राष्ट्रपति दो राष्ट्रपति वो वहां पे प्रधानमंत्री को बाकायदा लेने जाते थे और बाकायदा स्कॉट करके लेके आते थे। ये भी इज्जत रही देश की। अगर इस देश में पूर्व सरकारों ने कुछ किया नहीं तो 2019 से लेके और 2014 से जो विकास हुआ है, जो चीजें देश में हुई है, जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, हम हर चीज बनाने लगे हैं क्योंकि ऐसे बनाने लगे। अगर हमारे देशों में सहयोग नहीं था या हम किसी देश में हमारी मित्रता नहीं थी तो ऐसा तो नहीं है। उस देश में पहले आयात निर्यात होता था, सब कुछ होता था, पहले भी लगता था, लेकिन होता था। अब आज की डेट में विश्व बदल रहा है। आज विश्व बदल इसलिए रहा है कि सब जिनके ट्रम्प के लिए माननीय मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, गुजरात में स्वागत कराया, स्वागत कराने के बाद उन्हीं ट्रम्प ने उनकी स्थिति आप देख लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम, कारगिल युद्ध हो गया। पाकिस्तान में क्या हुआ, माननीय मोदी जी अगर आज बुराई करते हैं, पाकिस्तान की बुराई करते हैं, कांग्रेस की बुराई करते हैं या विपक्षी पार्टी बुराई करते हैं, तो वो क्या करने गए थे पाकिस्तान में, क्या करने गए थे पाकिस्तान में, उनसे मुलाकात करने क्यों गए थे अगर दूसरी पार्टियां काम करती हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, देखिए नीतियां, सिद्धांत, परंपराएं, ये सब अगर आप नहीं आप अगर कर रहे हैं तो आप देखिए दूसरा भी कर। जी राइट, सो लेट मी गो टू मनरेगा का नाम, लेट मी गो टू अंबेडकर साहब। इसी मनरेगा का माननीय मोदी सबसे ज्यादा विरोध करते थे। इसी मनरेगा का जो 10 साल तक बराबर मनरेगा चलती रही, इस भारतीय जनता पार्टी इंडिया सरकार में विरोध करते थे। जीएसटी जब मनमोहन सिंह लेके आ रहे थे तो सबसे पहले जीएसटी विरोध कौन कर रहा था? जहां तक आपने राहुल गांधी जी की बात की तो निश्चित है आप उनसे पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए कि आप विरोध में हमने कितने बार देखा। सर सो कैन आई गो टू अंबेडकर साहब? इन चीजों पर हमारे राहुल गांधी ने विरोध किया है जी। सर आपके नेटवर्क में कुछ गड़बड़ है, कैन वी सॉल्व मिस्टर द्विवेदी's नेटवर्क प्रॉब्लम प्लीज इफ यू डोंट माइंड। अंबेडकर साहब, आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। नमस्कार सर, कैन यू हियर मी सर? अंबेडकर साहब। यस सर, नमस्ते। नमस्कार सर। विनायक अंबेडकर साहब, संजय द्विवेदी साहब जी का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब के ऊपर देखा है भारतीय जनता पार्टी को कपड़े उतारते हुए वगैरह, मैंने तो नहीं देखा यार। 43 साल से मैं अलग अलग प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ, बहुत कुछ किया है, मुंह काले किए हैं, पता नहीं क्या कुछ किया है। एक टाइम तो था कि पिक्चर्स देखी हैं, वो तो आई वाज टू स्मॉल एट दैट टाइम। अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैलगाड़ी के ऊपर चल के आए थे उस पर पार्लियामेंट में, ये दिखाने के लिए कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं। आई एग्री विद यू, बट आई हैव नेवर सीन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, my first job was in Patriot newspaper in 1982. I have never seen a shirtless protest from the BJP. मैंने कभी नहीं देखा सर, very frankly speaking. And certainly the BJP has never protested in this manner over the coming of any new technology. सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट को लेकर के जो कुछ हुआ वो तो खैर अपनी जगह पर है। I can only give you a small figure कि last year alone we earned about $28 billion in foreign exchange from artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पिछले साल ही मैं दिसंबर के एंड का फिगर बता रहा हूं, अभी तो मार्च के एंड का फिगर तो बाद में आएगा। $28 बिलियन सर। टुडे मिस्टर मोदी इज इन इजराइल सर, ही इज गॉट अ रॉक स्टार वेलकम, ही इज गॉट सच अ ह्यूज वेलकम सर। पूरी देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, already done, the security pact has already been signed where the Israelis have actually agreed to transfer a technology. सर अमेरिकन को उन्होंने ये टेक्नोलॉजी नहीं दी है,
आयरन डोम की जो टेक्नोलॉजी है इजराइल की, दे हैव नॉट गिवन इट टू द अमेरिकंस, दे हैव डिसाइडेड टू शेयर इट विद इंडिया। हार्प ड्रोन्स, बराक ड्रोन्स, उसके अलावा देयर एंटायर अदर सिक्योरिटी ब्लैंकेट which is a patented security software and hardware of the Israelis. We're going to get that technology as well. But I am very excited about something else. I am very excited about the desalination plant. इसराइल से जो desalination plant और desalination technology आने वाली है, सर खारा पानी समंदर का, you'll be able to turn it into fresh water. That is fantastic. But प्रियंका गांधी जी कहती हैं, मोदी जी जब आप वहां जाएंगे तो गाजा के बारे में भी बात कर लेना। सर आप मेरी बात सुने, अगर आप किसी देश के इंटरनल आंतरिक मैटर के बारे में बात करेंगे तो यू आर लीविंग द डोर ओपन फॉर देम टू टॉक अबाउट योर इश्यूज ऑल्सो। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज दिस सर, आप बताएं ना प्लीज। इज दिस अ साइन ऑफ अ मैच्योर पॉलिटिशियन? अंबेडकर साहब बताएं सर। ये बेसिकली कैसा है कि ये लोगों को खुद का कोई पॉलिसी नहीं है। अभी जो महानुभाव बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे उनको समझ में आया जी रहेगा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो बात कर रहे थे, उद्धव जी ने कुछ स्टेटमेंट किया है। अभी उद्धव जी की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ कितनी है, उनको भारतीय पॉलिटिक्स अभी तक समझा नहीं है। जिस कांग्रेस को गाली देके उनके माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जिंदगी निकाली, उनके साथ जाके पड़े हुए हैं और अभी मोदी जी को अक्कल सिखा रहे हैं। तो इनके यानी हम की इनके ऊपर मतलब हमको दया आती है कि क्या इनकी हालत हो गई, ये बहुत गलत है। तो सेम अबाउट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी तो बोलते राहुल गांधी जी को जो लिख के दिया है वही पढ़ते हैं, उसको तो उनको तो आगा पीछे उसका कुछ मालूम ही नहीं रहता है। तो ये लोग जो निगेटिव पॉलिटिक्स पे जा रहे हैं वो उनके लिए बहुत धोखादायक है, हमारे लिए कुछ अच्छा ही है, क्योंकि जितना वो बाल बुद्धि जैसी बात करेंगे उतना हमारा पॉपुलैरिटी बढ़ता है। सब मीडिया वाले बोलते हैं कि राहुल गांधी इज नंबर 1 प्रचारक ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब दुनिया क्या समझती है, ये बात को ये लोग समझ नहीं रहे हैं। वो अपने ही धुंध में है कि मोदी जी को गाली देके अपना पॉलिटिक्स चलेगा, तो ऐसा चलेगा नहीं। मोदी जी उनके जगह पे है, तुम खुद के लिए एक जगह बनाओ पॉलिटिक्स में, खुद का कोई प्रोग्राम बनाओ, खुद का कोई डेवलपमेंट का एजेंडा बनाओ, खुद का कोई आप थिंकिंग करो, कोई नया पॉलिसी लाओ, लोगों को कुछ क्या देंगे तुम आए सत्ता में तो वो बताओ। तुम खाली भावनिक मुद्दों के ऊपर जाएंगे कि मराठी बोलो, मराठी तो सब बोलना चाहते हैं, हम भी बोलना चाहते हैं, हम भी मराठी के अभिमानी है, मगर लैंग्वेज इज ओनली ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज ये तुम्हारे पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये उनको समझ में नहीं आया। बंबई वाला जो आदमी है, ये मराठी मानुस रहो बाहर का मानुस रहो, ये एक दिल से रहना चाहते, उनको कोई झगड़ा गलोच गाली गलोच नहीं चाहिए। तो इनको करारा जवाब मिल गया है। अभी भी उनको समझो खुद में कोई ये चेंज नहीं करना है, तो उनकी मर्जी, वो अपना आप। सर व्हाई वुड प्रियंका गांधी जी insist on Mr. Modi speaking about Gaza? Are they so blinded to what is going on? सर मैं बार बार बोल रहा हूं, 1965 में, 1971 में, 1999 में, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके पहले भी बालाकोट के दौरान, it is the Israelis who stood by us. They sent us whatever defense equipment that we wanted. Sir, Israel has been a great friend. मैं तो ये बोल रहा हूं, जब यासिर अराफात यहां पर used to be treated to a hero's welcome as the head of the PLO, even at that time, यासिर अराफात साहब की एक स्टेटमेंट नहीं आई थी in favor of India over the issue of Jammu and Kashmir. Not one. So whereas we have sympathy for the people of Gaza and for the Palestinians, there should not be any violence. But who started the violence? 1200 बच्चों का आपने कत्ल कर दिया. Everybody has forgotten about that. Everybody has forgotten about that terrorist incident. That is terrible, sir. मतलब आप जो हैं अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए कुछ भी बोल देंगे, अंबेडकर साहब। हाँ, वो तो उनका बहुत क्या बोलते हैं कि नाजुक नस बोलते हैं ना मराठी में, वैसा उनका वो डिफेक्ट है कि उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। अभी आप महाराष्ट्र की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है वो आप देखिए, कांग्रेस का जितना भी मुस्लिम वोट बैंक था
वो पूरा उनसे अलग हो गया है। जी। वो कौन से भी आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकाल के देखिए, उनका इतना बुरा हालत ये इसलिए हो गया कि वो हमेशा जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स करते हैं, वो मुस्लिम लोग उनको छोड़ के गए हैं, और हिंदू जी। लोगों से तो वो खुद नफरत करते हैं, उनको हिंदुओं का वोट अंबेडकर चाहिए साहब, नहीं, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अंबेडकर साहब, राहुल गांधी जी और जयराम रमेश ने आगे जाके कहा, प्राइम मिनिस्टर सर। मोदी जी के मॉरल कोवर्डाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, पूरे दुनिया जब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहे हैं, मोदी साहब जाके बेंजामिन नेतन्याहू का गले मिल रहे हैं। हम पास में इंडिया हैज ऑलवेज बीन विद पैलेस्टाइन कॉज, मोदी साहब धारा के विपरीत जा रहा है, हमारे हिस्ट्री के विपरीत जा रहा है। तो ऐसे कठोर शब्दों में निंदा किया है अंबेडकर साहब मोदी साहब का। अंबेडकर साहब, बेसिकली मोदी साहब किसके विरुद्ध या किसके बाजू में नहीं है, वो इंडिया के बाजू में है। उनका एजेंडा जो है वो इंडिया फर्स्ट का एजेंडा है। तो इंडिया फर्स्ट के एजेंडे में हमको कौन मदद करेगा? तो इसराइल मदद करेगा। पैलेस्टीन को जितना भी ह्यूमैनिटी के तौर पे मदद करना चाहिए वो हम जरूर करेंगे, मगर पैलेस्टीन के साथ हम जा नहीं सकते, क्योंकि पैलेस्टीन कोई विचारधारा नहीं है। जैसा अभी साहब ने बोला, बजाज साहब ने बोला कि 1200 बच्चों का बिना कारण, कोई भी कारण नहीं रहते हुए कत्ल करना, इस मेंटालिटी के साथ इंडिया जाना नहीं चाहता है। ये जो कांग्रेस जाना चाहती है वो भी उनके लिए नहीं, उनके वोट बैंक के लिए जाना चाहती है। तो उनको जाने दो, उनको, वो पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा उनको गलतफहमी हमेशा रहता है। मगर इंडिया उनको ये चपाटी मारती रहती है वोटिंग के थ्रू। तो जी। उनको वो समझ में नहीं आया। अभी 4 स्टेट में बचे हैं, अगले इलेक्शन में वो भी निकल जाएंगे। सर, और दूसरी चीज क्या है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश एंड व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र। सर, अभी देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो एक प्रण लिया है इफेक्टिवली टू ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र इनटू एन इकोनॉमी व्हिच विल बी इक्विवेलेंट टू यूरोप, एज ही सेज, आई एम नॉट जस्ट कंसर्न्ड अबाउट how much is the investment which is coming here. He says that very shortly even our per capita income will be equivalent to Europe very, very shortly. And as he says, it won't happen in 10 years or 20 years, it will happen in another 3 or 4 years, which is absolutely fantastic. Look at the amount of investment we are getting over here. I mean, it's really spectacular, and most of it has actually come. ये सिर्फ MOU नहीं है सर, पैसे यहाँ आ चुके हैं and are being utilized also. Well, what would you say to that, sir, about the future of Maharashtra? सर, बेसिकली देवेंद्र जी जो है, माननीय देवेंद्र जी, वो माननीय मोदी जी के जो रास्ता दिखाया हुआ है, डेवलपमेंट का रास्ता, उस पर चलने वाले हैं, और मोदी जी का उनको पूरा गाइडेंस और साथ है। तो देवेंद्र जी के दिमाग में महाराष्ट्र का जो प्लान है वो 2047 तक का प्लान है। तो वो आज से 10 साल में क्या होगा, आज से 15वें साल में क्या होगा, आज से 20 साल में क्या होगा, आज से 25 साल में क्या होगा, ऐसा उसका डिवीजन करे है। और उस डिवीजन के हिसाब से महाराष्ट्र को क्या सूटेबल होता है, जैसा कि उन्होंने बोला है कि पूरा जो MMRDA रीजन है उसको वो कॉल सेंटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि MMRDA रीजन में एक कनेक्टिविटी उसकी अच्छी है। मुंबई वर्ल्ड का, मतलब भारत का फिनेंशियल कैपिटल है, तो बहुत सारी कंपनी उधर है, और बम्बई में आना जाना, और बम्बई का जो नाम है, उसका जो गुडविल है, उसके तहत उनको MMRDA रीजन को पूरा AI के लिए जो डेटा सेंटर्स लगती है वो सब उस पर कन्वर्ट करना है। अभी उन्होंने दूसरा प्लान उनका जो अनवेल किया है, तो जो फिजिकल, मतलब ब्रिक्स एंड मॉर्टर के बिजनेस है या इंडस्ट्री है, उनके लिए उन्होंने बम्बई 3 का प्लान रखा है, जिसपे वो प्लेस एक्वायर करके उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देके वो एरिया भी डेवलप करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए जिसके दिमाग में पूरे आगे के 25 साल का प्लान है, वही महाराष्ट्र का कल्याण कर सकता है। ये महाराष्ट्र की जनता को मालूम है, इसलिए जाके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेके ZPA और कॉरपोरेशन तक और विधानसभा में सब जगह भाजपा को नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र के लोगों ने बनाया हुआ। सर, वन स्मॉल नंबर आई वुड लाइक टू गिव यू दिस एंड देन आई विल गो टू द्विवेदी साहब। वह छोटा सा नंबर है सर। क्या है कि अभी तक जो FDI अट्रैक्ट हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज मनी विच इज ऑलरेडी कम। अभी मार्च तक कितना होगा मुझे मालूम नहीं है। ये फर्स्ट
ये हाफ ईयरली मतलब मार्च टू सितंबर 30th तब तक का फिगर आया सर। दिस इज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में 91,337 करोड़ का एफडीआई आ चुका है सर, 91,337 crores, and in the next 5 years it is expected at about 40, it is expected to be around 70 lakh crores. That is where we are going. It targets a total investment of 70.5 lakh crores and 50 lakh direct jobs in the next 5 years. That is from 2025 to 2030. And number two, as far as the GDP itself is concerned, SGDP जो होता है, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, इन महाराष्ट्र सर दिस इज एट 49.39 लाख करोड़। 49.39 लाख करोड़ सर। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई अलग से मुल्क होता है ना, कोई अलग से डेवलप्ड नेशन होता है, उसका जीडीपी है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड ही सीम्स टू बी राइट बिकॉज इन द नेक्स्ट 5 years, बिकॉज व्हाट आर वी लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट्स इन, इन्वेस्टमेंट कहां पर आ चुकी है? ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, ग्रीन स्टील में, सिलिकॉन चिप्स में, और उसके अलावा आईटी सेक्टर और एआई में। That investment has already come. I'm not talking about projected investment. I'm talking about investment which has come. क्योंकि अभी तक क्या क्रिटिसिज्म आता था, अरे भाई डेवोस चले गए, आपने एमओयू साइन कर लिया 70 लाख करोड़ का, इतने लाख करोड़ का, कुछ आया नहीं। दिस हैज कम, ये आ गया है सर। तो आई मीन दिस इज माइंड बॉगलिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। प्रदीप जी कुछ बोल रहे थे आप। जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, इंडिया अलायंस हमेशा आलोचना किया था मोदी साहब के ऑपरेशन सिंदूर का, बार बार सिंदूर के बांटने से आपने विरोध किया, हर चीज को विरोध किया, पुरावा दिखाओ, प्रूफ किधर है, कहां हमारे। आज ट्रंप खुद कहा, आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद मान जाता, वो फोन करके बोले कि मेरे आई एम गोइंग टू डाई, आई माइट बी किल्ड, 35 मिलियन पाकिस्तानी मर जाएंगे, आप इस जंग को रोकिए। आज पूरे हाउस के सामने, कांग्रेस के सामने ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। अब क्या आप फिर पूछते रहेंगे पुरावा दो, पुरावा दो, पुरावा दो? क्या ये जबरदस्त हिट नहीं था ऑपरेशन सिंदूर? द्विवेदी जी पूरा आवाज सही आ रही, मेरी आवाज सही आ रही? फर्स्ट क्लास आ रही है, अभी फर्स्ट क्लास आ रही है सर। देखिए प्रदीप जी, इस देश को 1947 जब आजाद हुआ तो हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास रोडें थी, ना हमारे पास बिजली के इंजन थे, ना हमारी जो सेनाएं हैं इतनी मजबूत थी। लेकिन हमारी सेनाओं ने 3 युद्ध लड़े और तीनों युद्ध में जीत हुई। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी के सैनिकों को हमने बंदी बना लिया। तो आज की डेट में पाकिस्तान इस चीज को जानता है कि हमारी पॉलिटिक्स कुछ भी हो, मोदी जी की लड़ाई हो रही, राहुल गांधी से या उद्धव ठाकरे से किसी से हो रही हो, लेकिन जो सेनाओं का हमारा गुरूर है या सेनाओं की जो हमारी पहचान है वो विश्व स्तर की पहचान है। तो उस विश्व स्तर की पहचान के लिए चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो जो हमसे डायरेक्ट युद्ध करने आएगा, तो निश्चित आप जान लीजिए हमारी सेनाओं के सामने वो सामने आ नहीं सकता है। जहां तक बात आप करते हैं कि विपक्ष कि विपक्ष ने क्यों पूछा, तो विपक्ष क्या गूंगा हो जाए? क्या देश में तानाशाही चल रही है? क्या देश में तानाशाही चल रही है? क्या इससे पहले भाजपा जो है संसद भवन में प्रदर्शन नहीं करती थी, या संसद भवन को रोकती नहीं थी, संसद भवन में चर्चाएं नहीं होने देती थी? आप उठा के देख लीजिए कि ये चीज जो निश्चित है, अगर हमारा विपक्ष मांग कर रहा है, हम कहते हैं वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर या किसी चीज के लिए मांग कर रहा है, तो इसका जवाब देने वाला कौन है? ये डिबेट की कार्यक्रम नहीं है कि डिबेट में हम आके यहाँ बैठ के हम आपसे बात करें, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से बात करें या किसी और से बात करें। ये तो सीधा सीधा जवाब है कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को तुरंत जवाब देना चाहिए इस चीज का, और वो पूरे विश्व में जाए। हमारी सेनाएं इतनी मजबूत है आज के समय में। जब हमने 3 युद्ध को पछाड़ दिया, बांग्लादेश को अलग करा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सेनाओं के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि सेनाओं का जो स्तर है वो हमारा विश्वव्यापी स्तर है, मजबूत स्तर है, उसके उनको मैं सलामी देता हूँ।
द्विवेदी जी। जय हिंद करता हूँ अपनी सेनाओं जवानों के लिए जो द्विवेदी रात जी। दिन एक करके कारगिल चले गए, कारगिल की युद्ध जीते। जबकि कारगिल में आप देख लीजिए पाकिस्तानी सेना ऊपर थी और हम नीचे थे, लेकिन और तब भी पाकिस्तानी इजरायली सेना ने को मदद करी। पड़ा। मैं सैल्यूट करता हूँ। तो द्विवेदी जी ये बता दीजिए सर, एक छोटा सा जो सवाल। भी अलग अलग हो मैं नहीं कह सकता हूँ सर, छोटा सा लेकिन सवाल। चुनाव के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे आप कहते हैं सब शराब घोटाला हुआ दिल्ली में, इसका जवाब अंजलि केजरीवाल ने, द्विवेदी जी, राज्यपाल ने उस पर मोहर लगा दी थी। द्विवेदी तो जी। राज्यपाल जवाब देना चाहिए था ना, लेकिन पूरे 5 साल शराब घोटाला चलता रहा दिल्ली में। अभी भी चल रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार थी, कहीं हनुमान चालीसा हो गई, फिर अभी भी सुशांत चल सिंह रहा है। राजपूत को 4 महीने तक चलता रहा। तो इतनी गंदी राजनीति कुछ तो नहीं करता ना। द्विवेदी जी एक छोटा सा सवाल है सर। कोई सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सर मेरा सवाल भी सुन कोई लें। सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। करेक्ट, आपको भी देना चाहिए ना जवाब सर। बेकार नेता है, उन्हें कुछ पता नहीं। Correct. विपक्ष के नेता भाई, सर हमेशा मोदी जी से क्यों अपेक्षा करते हैं, आप भी तो दीजिए ना राहुल जवाब। गांधी सांसद नहीं है। अरे संजय द्विवेदी जी छोटी सी बात है सर, प्लीज एक सेकंड सर। क्या है, प्रदीप जी ने सवाल क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि इसके बावजूद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर रोज हमारी फौज की ब्रीफिंग, डीजीएमओ की ब्रीफिंग, सब लोगों की ब्रीफिंग हर रोज थी, जिसमें बता रहे थे किस तरीके से हमने पाकिस्तान को डैमेज किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बार 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 विपक्ष के लोग यही पूछ रहे थे, विपक्ष यानी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग स्पेशली राहुल गांधी जी वगैरह, कितने रफाल गिर गए, कितने रफाल गिर गए, कितने रफाल गिर गए, ये ऑपरेशन सिंदूर वाज अ डिजास्टर, ऑपरेशन सिंदूर वाज अ डिजास्टर। क्यों? क्योंकि ट्रंप बोल रहा है डिजास्टर। इन्हीं लोगों ने ट्रंप को कोट किया when Trump was not clear, when President Trump was not clear, these are the people who quoted Trump. आज जब ट्रंप साहब ये बोल रहे हैं अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में, सर उसकी सैंक्टिटी और महिमा अलग होती है। इट वाज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट वाज नॉट अ ट्वीट, इट वाज अ स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस व्हिच द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गिव्स एवरी ईयर। उसमें बोला, आई सेव्ड द लाइफ ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये बोला इन दीज मेनी वर्ड्स, एंड 35 मिलियन पीपल, दैट्स व्हाट ही सेड। तो अब ट्रंप साहब को क्यों नहीं कोट कर रहे कांग्रेसी? क्या हाँ जी ऑपरेशन सिंदूर वाज अ ह्यूज सक्सेस, बोलना चाहिए ना सर द्विवेदी जी। अगर पहले ट्रंप को कोट कर रहे थे तो आप क्यों नहीं कर रहे? और जयशंकर साहब, पूरी बात सुन लें, जयशंकर साहब और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं हाउस के पटल पे, और अमित शाह जी भी बता चुके हैं। अब आप बोलें सर प्लीज। देखिए ट्रंप की आप अगर बात कर रहे हैं तो ट्रंप तो बहुत कुछ कह रहे हैं सर। मैंने बोला कि जो अभी उन्होंने कहा है, अभी जो कहा है उसकी बात करें। उन्होंने शुरू उन्होंने कहा था कि साहब युद्ध हमने बंद कराया, करेक्ट है, कराया। तो किसी बीजेपी प्रवक्ता ने माना था। देखिए हम यही मैं कहता हूं ना, दोगली नीति नहीं सच्ची होती सर। दोगली नीति करने से कोई मतलब नहीं है कि दोगली नीतियां करो, दोगली सिद्धांत रखो और देश को गुमराह करो, देश को जुमला दो। इसी यही बीजेपी प्रवक्ता जब ट्रंप ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवा दिया है, तो यही बीजेपी प्रवक्ता क्या करते थे कि पाकिस्तान के वो कौन बीओपो कौन है उनके द्वारा माध्यम से हमारे यहाँ वार्ता हुई, उसके बाद रोका गया। तो ये स्वीकार कर लेते कि ट्रंप के कहने से रोका गया। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, दुरुस्त बात, यही तो। लेकिन बीजेपी ने कभी ये कहा ही नहीं। कितना हाथी के साथ दिखाने कुछ होते हैं सर, सरकार ने कभी नहीं कहा, आप लोगों ने कहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप वापस सरकार पे जा रहे हैं। कुछ होते हैं दिखाने कुछ होते हैं। अरे सर अंबेडकर साहब आप बताएं सर। वन सेकंड मैंने डिबेट में सुना है, कैसी बात कर रहे हैं सर? डिबेट की बात छोड़िए, आई एम नॉट कंसर्न विद द डिबेट, आई एम कंसर्न विद व्हाट वाज सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्लोर ऑफ द हाउस में अगर आप कुछ बोलते हैं उसकी महिमा होती है। बजाज जी, हाँ बोलिए। मैंने बीजेपी नेताओं सुना है, बीच प्रवक्ताओं से, कि उन्होंने कहा साहब उनकी बात नहीं रोकी गई ट्रंप की वजह से, हमारे पाकिस्तान की वजह से नहीं रोका गया, अधिकारी हैं हमारे अधिकारी नहीं रोका गया। करेक्ट, आई एग्री विद यू। यही फौज ने भी बोला है सर, यही फौज ने भी बोला है, डीजीएमओ साहब ने भी एग्जैक्टली यही बोला है कि किसी और के हस्तक्षेप की वजह से नहीं रोका गया। अब आप बोले अंबेडकर साहब, अब तो ट्रंप साहब बोल रहे हैं। तो हम ट्रंप की बात कैसे मान रहे हैं सर? इसमें ट्रंप फिर झूठ बोल रहा है। ट्रंप की बात नहीं मानी गई सर, आप मान रहे थे। हम कैसे मान रहे सर ऐसा है, अपने देश की
द्विवेदी जी अब गोल मत करें, घुमाइए मत बात को। द्विवेदी जी बात को घुमाइए नहीं। सेना पे विश्वास करेंगे ना अपनी, कि हम ट्रंप पे विश्वास करें। सर द्विवेदी जी घुमाइए मत बात को। आप लोग ट्रंप की बात पर विश्वास कर रहे थे, बार बार हम नहीं सरकार कर से रहे हैं, पूछ रहे मैं थे कर रहा। कि ट्रंप ये बोल रहा है, ट्रंप ये बोल रहा है, ट्रंप ये बोल रहा है। आज जब ट्रंप ने बोला है बोला कि तो मैंने उसका शहबाज खंडन- शरीफ को खंडन बचाया, किया तो ना। तो क्या हुआ? आपके सामने क्या मतलब सांप जो है फुंकार मार के चला गया। अब आप लोग क्यों चुप हैं? राहुल गांधी को बोलना चाहिए। बोलिए 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 बजाज सर, जी सुन बोलिए। लीजिए, हाँ, बजाज जी सुन लीजिए। बोलिए ना सर। अभी आपने अपने उसमें मकसद में कहा कि ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मुझसे बात की, किताबी रुकवा दी, मैं- हाँ, बात करी, और बात ट्रंप ने करी। कहा कि हमने रुकवा दिया। Yes. आप ही ने भी कहा ना, Yes. मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। और उसने कहा कि मैंने जान वही बात बचाई। कह रहा हूं ना, उसने कि कहा ट्रंप मैंने ने जान कहा- बचाई। उसने कहा मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान बचाई और 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई पाकिस्तान के। ये कहा है गलत ट्रंप कह रहे हैं ने। ना ट्रंप जी। जी ट्रंप ने मैं कहा यही है। तो कहा, ट्रंप जी गलत कह रही है, मैं तो कह रहा हूं आपसे। तो फाइन। तो भारतीय सेना की बात मानेंगे कि जिन्होंने सामने से रोका। राइट, सो लेट मी गो टू अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रंप अगर भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो ठीक है। ट्रंप अगर जो भारत की सेना बोल रही है, इफ ही एकोज दैट, फिर तो वो ट्रंप झूठा है। क्यों हम बात मान ले ट्रंप की? अंबेडकर साहब प्लीज बताइए। इनका इंटरेस्ट जो है वो सब मोदी जी को उल्टा बोलने का, मोदी जी को गाली देने का इंटरेस्ट है। उसके लिए वो कभी ट्रंप का नाम लेंगे, कभी और किसी का नाम लेंगे। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि ये निगेटिव पॉलिटिक्स है। जी। इनको, इनके पार्टी को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को निगेटिव पॉलिटिक्स जब तक करते रहेंगे तब तक कोई सक्सेस मिलने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को माननीय बाला साहेब ठाकरे जी की बहुत बड़ी एक ये मिली थी, बड़ी विरासत। समृद्धि मिली थी विरासत कि मिली उनका थी, एक हाँ। पूरा गुडविल था जो उन्होंने कैरी ऑन किया था। मगर खुद की ना करते पना के कारण उनको खुद को कुछ मालूम नहीं है, और खुद की जो उनका अहम भाव है, उस अहम भाव के कारण उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के जो भी अनुयायी थे उन सब के अनुयायियों को उन्होंने गवाया। उसके जी। बाद में वही उनके जो ये है भ्रम है वो अभी भी चलता रहता है, और वो कुछ भी उल्टी सिल्टी बातें करते रहते हैं। जैसे उनके प्रवक्ता भी उनके ही ऐसा ही कॉपी कर रहे हैं। तो बेसिकली इनको कोई ट्रंप में इंटरेस्ट नहीं है, इनको खाली मोदी जी को गाली देने में इंटरेस्ट है, और मोदी जी को झूठा ठहराना, मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को गलती निकालना, मोदी जी के काम की कभी भी इन्होंने सराहना की नहीं है, क्योंकि इनको समझता ही नहीं है कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं उससे बहुत आगे के प्लान मोदी जी के और माननीय देवेंद्र जी के हैं। इनके पास जीरो प्लान है। इनके पास दूसरे को गाली देने के सिवा कोई ज्यादा उनकी ये भी नहीं है, कुवत भी नहीं है उनको, मतलब ये उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। उनको खाली निगेटिव पॉलिटिक्स करने को आता है। तो ये खुद का गड्ढा खोद रहे, तो उस गड्ढे में जाएंगे और क्या करेंगे। अंबेडकर साहब, आज फिर राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने यह कहा, द लीडर ऑफ जवाब दे दें सर। लीडर ऑफ आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। Our leader of the opposition is not allowed to speak. ये इतिहास, पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इतिहास है लोकसभा के। मैं किसानों के बात करना चाहता हूं, मैं इंडो यूएस डील के बात करना चाहता हूं, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि देश को आपने बेच क्यों दिया? Why did you sell the nation? Why did you come under pressure of Trump? तो What is this? Why लोकतंत्र में क्या एलओपी को बोलना नहीं चाहिए? अंबेडकर साहब, एलओपी को जरूर बोलना चाहिए। जब बजट का सेशन था, जब माननीय राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया, उसके ऊपर डिस्कशन चालू हो गया, तो ये उठ के बीच में कोई पुस्तक, जो पुस्तक पब्लिश भी नहीं हुई है, ऐसा उसका राइटर भी बोलता है और पब्लिशर भी बोलता है, उस पुस्तक को लेके जबरन कुछ बातें रखना चाहते थे। जो बातें और कोई भी बात रखते थे तो उनको कभी भी रोका नहीं गया है। और मैं तो बोलता हूं कि एलओपी ने इतनी गंदी बातें, जितनी गंदी बातें राहुल जी ने इस संसद भवन में की है, उतनी गंदी बातें आज तक भारत की इतिहास में कोई भी एलओपी ने की नहीं है। तो ये उनका कहना ही उनके करने के
विरुद्ध में जा रहा है, उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। तो उनकी करनी जो पूरी दिखाती है, उनको ऐसा लगता है कि ये भारत देश पूरा उनके स्टेट है, मतलब खुद के बाप जादों की स्टेट है, और वो जैसा बोलेंगे वैसी संसद चलेंगी की बात रखो, मगर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर रखो। और उन्होंने अनपब्लिश्ड अनवेरिफाइड बुक के कोई बात करनी चाहिए जो जिसके लिए उनको रोक लगाएगी, तो उनको गुस्सा आ गया और वो बाहर गए। तो उनकी जो जो बजट सेशन है वो बजट के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए था, जो कि प्रियंका गांधी जी ने बजट के ऊपर कुछ तो भी पॉइंट मांडे, क्योंकि वो उन्होंने प्रेजेंट किए। और राहुल गांधी ये पूरा उनका जो ब्रेन है वो आउटसाइड से कंट्रोल होता है, उनके ब्रेन में जितना डाला जाता है उतना ही वो बात कर सकते हैं। तो कोई ऐसी वैलिड बातें नहीं करना चाहते थे, और वो बाहर जाके बोलते कि मुझे बोलना चाहिए। जब बोलने का समय दिया गया तो वो नरवणे जी का बुक लेके कुछ भी बात करते रहे। लेकिन नरवणे जी ने बोला वी हैव नॉट लॉस्ट इवन 1 स्क्वायर इंच। नरवणे जी ने उसके बाद एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे टैंकों को देख करके द चाइनीज टैंक्स जस्ट विड्रू, दे रिट्रीटेड, दैट्स इट। I agree. He also says that he waited for some time before he got directions, but this has been true right from the time of P.V. Narasimha Rao 1996 से लेके अभी तक। नंबर एक, this is something that our viewers should know, और मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, लोग भूल जाते हैं सर, लोगों की भूलने की टेंडेंसी है। 1993 में और उसके बाद 1996 में एक ट्रीटी हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में कि नो लाइव एम्यूनिशन विल बी यूज्ड ऑन द 2000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है सर, तो इसलिए कोई डंडों से लड़ रहा है, कोई किसी और चीज से लड़ रहा है। नंबर 2, पीवी नरसिम्हा राव जी के ही वक्त बहुत क्लियर हो गया था, इनफैक्ट राजीव गांधी के वक्त बहुत क्लियर हुआ था, व्हेन जनरल सुंदर जी वाज अ सीओएस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उनको यह कहा गया था कि आपके जो आर्मी कमांडर्स हैं दे हैव टोटल लोकल ऑटोनॉमी, जमीन पर क्या हो रहा है वो आप तय करें, एज लॉन्ग एज यू डोंट फायर। आप गोली नहीं चला सकते, बाकी आप करें। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड। मोदी साहब ने यही बोला नरवणे जी को कि आपको जो ठीक लगे वो करो, क्योंकि मैं तो नहीं हूं वहां पे, आपको जो उचित लगे वो करो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर नरवणे डिड। ही ब्रॉट इन दीज ह्यूज T-80 भीष्मा टैंक्स right there. The Chinese saw them and ran away. Now there's one small thing that I would like to state over here. There's one very small thing, छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। What is this audio that I'm getting, please? Can you lower this, please? Can we lower this, please? What is this audio that I'm getting in my ear? ये sir till November 2025, not even December. Till November 2025, FDI recorded in US dollars was 64.7 billion. दिसंबर में हमें 8.6 बिलियन डॉलर आए, मतलब के दिसंबर तक we had over 74 billion dollars FDI. Sir, by the end of March, it is expected to reach 85 billion dollars. By my reckoning, it will be about 90 billion dollars. Sir, that's a record. That is a record. This is in spite of the 50% tariffs that were imposed by Mr. Trump. उसके बावजूद we're going to hit 85 to 90 trillion dollars by the end of March. Sir, I think that's amazing. I think that says a lot, A, for the Commerce Ministry, B, it says a lot for the spirit of India. हमारे भारतीयों की जो स्पिरिट है ना सर, कि भाई ठीक है देख लेंगे, आप टैरिफ लगा रहे हो, हम देखते हैं, हम नई मार्केट ढूंढेंगे, वहां पर बेचेंगे, भारतीय सामान को बेचेंगे। अंबेडकर साहब, would you like to say something on that? Please go ahead, sir. यस, बेसिकली अगस्त से जब तक उन्होंने ये टैरिफ बढ़ाया 50% किया, तो वो जो उसका नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं जी, मतलब एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स दैट क्वार्टर। yes. तो बेसिकली जब से ट्रम्प ने ये किया तो मोदी जी का हमेशा एक बहुत बड़ा गुण है कि वो संकट में हमेशा संधि शोधते हैं, संधि ढूंढ के निकालते हैं, जैसा कि उन्होंने कोरोना के टाइम पे किया और इकोनॉमी को टर्न करके पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया। सेम उन्होंने इस पे किया और उन्होंने बाकी देशों के साथ जो अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो वगैरह उनको एग्जीक्यूट किया और यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने अपना ट्रेड आगे बढ़ाया है, कर लगाई है। तो बेसिकली जो
मोदी जी का विजन है वो तो इंटैक्ट है। भले ट्रम्प क्या बोलता है या राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं या इनके उद्धव ठाकरे जिनको एक मतलब 1% का भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कुछ समझता नहीं है, खाली मोदी जी को गाली देना इतने उनकी जो क्षमता है उतनी है, उनको बाकी कुछ समझ नहीं है। तो ये सब लोग कुछ भी बोलने दे, मोदी जी को जो करना है, भारत का जो विकास करना है वो करते रहेंगे। द्विवेदी जी, इनके घर में बैठ के वो बातें करते रहेंगे। द्विवेदी जी बोलिए, लोकतंत्र को जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया, उद्धव ठाकरे जी कहना है कि इंडो यूएस डील में भी मोदी साहब ने देश को नंगा कर दिया, स्ट्रिप कर दिया है। उद्धव ठाकरे जी आगे जाकर इस प्रकार से कहते हैं कि मणिपुर में तो कभी गए नहीं जब वो महिला को नंगा चलाया था जिस प्रकार से, तो वहां मोदी साहब अभी तक नहीं गए। तो ये चीज बहुत शर्मसार था। राहुल गांधी जी के लोगों ने जो शर्ट निकाला उससे ज्यादा ये 3-4 चीज उद्धव जी का कहना है कि ये शर्मसार था, ये देश को शर्मसार किया। द्विवेदी जी देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यही है, आप देख लीजिए भाजपा की जो है वो क्या नीति सिद्धांत है, क्या बोलने का वो है। अगर उद्धव ठाकरे कुछ अकल ही नहीं है, बेकार आदमी है वो, तो 30 साल तक गठबंधन काय करते रहे। चलिए बाला साहब ठाकरे सामने किया, फिर 2014 में काय कर लिया भाई। अगर उद्धव ठाकरे कुछ जानते ही नहीं है, ना वो कोई पॉलिटिक्स पता है, ना कुछ उनको चीज है पता है, तो गठबंधन काय कर लिया था। तो इसका मतलब फालतू लोगों से गठबंधन कर लेते हैं ये, जिनको कोई जानकारी नहीं होती है। मतलब कितनी शर्म की बात है, कितनी दुखदाई बात है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं को शायद शर्म नहीं आती है। जिसके साथ 30 साल तक गठबंधन में रहे उसकी बुराई करने में इनको कोई हानि नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, हम विपक्ष में हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का वही सम्मान देते हैं, प्रधानमंत्री जी का देते हैं, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री को नहीं देंगे। भाजपा के प्रधानमंत्री अगर है तो उनको विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी, चाहे गृह मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो। अगर जो 2014 से पहले कहते थे कि इस देश में पैदा होना गुनाह है और हम यहाँ पैदा हो गए, हमारी गलती हो गई, उस देश का जो प्रधानमंत्री बना हुआ उसको हम सम्मान नहीं दे सकते हैं। क्या हम इस देश में 2014 से पहले पैदा हुए थे तो क्या हमें शर्म आ रही है? मुझे शर्म नहीं आ रही है, न तब आ रही है, न आज आ रही है हमको। आप मेट्रो देखिए, कुछ भी देखिए, आज जितनी तेजी से हमारा बढ़ा हुआ है, और इन्हीं परिस्थितियों में, मैं यही तो बार बार कहता हूँ अपनी डिबेट में, इन्हीं परिस्थितियों में 2014 में जो हमारे रेट थे, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जिनके बारे में बात करते थे, आज हम मार्केट में देख लीजिए, चाहे पेट्रोल डीजल रसोई गैस जिसमें हमको 250 रुपए सब्सिडी मिलती थी, आज कितने रुपए सब्सिडी मिल रही है और 1000 रुपए हम दे रहे हैं। तो क्या हमारा जो एफडीआई बढ़ रहा है, हमारा सब कुछ बढ़ रहा है, जीएसटी सब पैसा दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। और जीएसटी जब आपने लगाई तो आपके दिमाग में नीतियां नहीं थी, सिद्धांत नहीं थे कि मध्यम वर्गीय गरीबों की हम कुछ वो करें कि जीएसटी लगाने में स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, चाहे जिसकी दवाइयां थी, जो डायबिटीज तक की दवाइयां थी, उसमें आपने जीएसटी लगा दी थी, या दूध दही भी आपने जीएसटी लगा दी थी। ये छोटी छोटी चीजें थी, मैं यही तो कहना आपसे, जिसका विरोध माननीय राहुल गांधी जी करते थे, हम माननीय विपक्ष करता था, और 12 साल बाद आपको याद आया कि नहीं साहब इन पे हमने लगा के गलती कर दी थी। तो यही तो विपक्ष कहना चाहता है। हम विपक्ष ने कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें कुछ नहीं कहा होगा। अगर देश का प्रधानमंत्री बीजेपी संगठन का बन जाएगा तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि इस देश की नीतियां क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, आप इस देश को कैसे चला रहे हैं। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री हो वो तानाशाही नहीं हो सकता है, वो अहंकारी नहीं हो सकता है, कोई पार्टी हो इस देश में, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जनतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में कोई तानाशाही करके पार्टी अपनी देश में राज्य नहीं कर सकता है। ये कोई तानाशाही का राज्य नहीं है, यहाँ लोकतंत्र का राज्य है, यहाँ वोट पड़ते हैं। कोई भी बने, मैं कहता हूँ बीजेपी बनी है, कल को कांग्रेस बनेगी, शिवसेना बनेगी, कोई भी पार्टी बनेगी, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं को नहीं भूलना चाहिए कि हम तानाशाही अहंकार में बात करें। उद्धव ठाकरे की बात नहीं कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इन्होंने क्यों गठबंधन किया था? तो सर ऐसा अगर ऐसी बात है उसमें सही थे तो अब द्विवेदी जी सवाल सुन लें। 2014 में उन्होंने एनसीपी गठबंधन करके एनसीपी बाहर समर्थन लेके इन्होंने सरकार बना ली थी।
और 5 साल तक बिना किसी उसके गठबंधन इन्होंने दिया। और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए बीएमसी के, हमारे 84 सभासद आए थे, इनके 82 आए थे, हमें समर्थन क्यों दे दिया? तो द्विवेदी जी, अगर हमारी नीतियां सिद्धांत उद्धव ठाकरे की इतनी खराब है, वो किसी लायक बाद नहीं में हुई ना थे, खराब। वो राजनीति कर नहीं सकते हैं, पार्टी नहीं चला सकते हैं, तो भैया क्यों साथ देते रहे? तो द्विवेदी जी एक छोटी सी बात बता दें। जब इन्होंने अजीत दादा पवार को बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, हमसे इन्होंने बात तक नहीं 2019 में की। हमने कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन, Right, so let me go to Ambedkar साहब। एनसीपी छोड़ के इन्होंने अजीत दादा पवार अपने साथ Right, ले लिया। final word, ये कहते अंबेडकर हैं, साहब। बाला साहब ठाकरे कहते थे हम कांग्रेस नहीं बनने देंगे। जी हाँ, मैं इसका जवाब फिर से दूंगा आपको। उन्होंने कहा था कांग्रेस नहीं बनने देंगे, हम कांग्रेस नहीं बने। हमारी नीतियां, सिद्धांत, हमारे जो हमारा ब्लड, वो सब हमारा शिवसैनिक का है, राष्ट्रभक्ति का है, राष्ट्र प्रेम का है। हमने कांग्रेस से सिर्फ गठबंधन किया है, जिस तरह से हमने पीडीपी से गठबंधन किया। और पीडीपी वही पार्टी है जो जिनकी बेटी को प्रणता ले लिए थे और 5 आतंकवादी छूटे थे, उसका दूसरी पीडीपी के नेता को इन्होंने नजरबंद रखा। तो कांग्रेस पार्टी कोई आतंकवादी पार्टी तो है नहीं। एनसीपी जिसको ही कहते 70,000 घोटालेबाज, जेल चक्की पीसिंग, उन्हीं अजीत दादा पवार जिन्होंने सरकार बनवा ली। सर अजीत दादा पवार तो अब रहे भी नहीं सर, क्या बोल रहे हैं बाप? ये कौन सी नीतियां हैं, ये कौन सी है? मैं समझ Right, so let me go to Ambedkar साहब। Ambedkar साहब, I have a problem। दादा पवार के नष्ट होने के बाद सुनेत्रा पवार को मंत्री बना दिया। जी द्विवेदी जी, तो परिवार we वाला heard that बना before। द्विवेदी जी पहले सुन चुके हैं ना कई मतलब बार, हमारा लेकिन एक फायदा छोटी है। सी चीज है अंबेडकर कोई दिक्कत साहब, नहीं। I have a problem। I have a major problem with regard to the budget। I hope, because this is going across all party lines, क्योंकि बीजेपी के जो एमपीज हैं, कांग्रेस के जो एमपीज हैं, डीएम के जो एमपीज हैं, टीएमसी के जो हैं, समाजवादी पार्टी के जो हैं, सब लोग इसमें सहमत हैं। बहुत लोग सर जो आपने फौज में डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन के ऊपर जो निर्मला सीतारमन जी ने जो एक टैक्स लगाया है, इनकम टैक्स लगाया है, 100 साल में कभी नहीं लगाया सर। दैट हैज टू बी टेकन बैक। आई होप दे एक्चुअली लिसन टू पीपल, बिकॉज एवरीबडी हैज रिटन टू देम, इंक्लूडिंग योर एमपीज, एवरीबडी, कि भाई ये फौज के साथ ऐसा मत करिए। एंड आई एम रीजनेबली सर्टन दिस मस्ट हैव बीन, गॉड नोज which bureaucrat's dream, I have no idea. I don't think the party itself could be involved in that. I doubt it very much, because they're very, very concerned with the armed forces. All I'm saying is, sir, you have to take a decision on that very, very quickly. उसके ऊपर एक निर्णय लेना होगा सर, और बहुत जल्दी लेना होगा। What do you say, अंबेडकर साहब? आप बताएं सर, प्लीज। जरूर लिया जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन पार्टी में से भी उनको गया है जी। और हर एमपी ने उनको मिलके भी बोला है। तो जरूर, अभी तक बजट फाइनल नहीं हुआ है, मंजूर नहीं हुआ है, तो मंजूरी के पहले वो करेक्शन लाएंगे, जरूर लाएंगे। अभी ये साहब जो बोल रहे थे कि उद्धव जी ठाकरे इतने बेकार है या बिन काम के है, तो उनके साथ क्यों जाते हैं, तो उनको मैं जरा रिमाइंड करना चाहता हूँ। 2014 में वो इलेक्शन हम अलग अलग लड़े थे, भाजपा एक नंबर का पार्टी था और उद्धव ठाकरे जी ने शुरू में आने से इनकार कर दिया था, फिर पिछली डोर से जाके बोले कि हमको ले लो ना यार करके उनको लिया। दूसरी बात है, 2017 में बंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनके 84 आए थे, हमारे 82 आए थे। हमारे देवेंद्र जी ने साफ साफ हमारे लोगों को मना किया, क्योंकि हमारे लोगों ने बाकी पार्टियों को संपर्क करके 110 लोगों का सब पूरा लिस्ट तैयार करके अपना सरकार, अपना मेयर बनाने का काम किया था। मगर इनके ही नेता, जब जो शिंदे साहब थे वो उनके साथ थे, वो आके देवेंद्र जी के घर में बोले कि 2 दिन से साहब हमारे दरवाजे के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे, बहुत नाराज है, ऐसा मत करो, तुम्हारा मेयर मत बनाओ करके देवेंद्र जी ने दोस्ती निभाने के लिए इनका मेयर बनाने दिया। इनको एक चांस दिया कि 5 साल बंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छी तरह से चला के दिखाओ और फिर हम बाद में इकट्ठा लड़ेंगे। मगर इनके इसमें वो भी दम नहीं था, क्योंकि रोमन मुंबई मराठी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसमें से वो 25 साल का इनका सत्ता हट गया। तो ये हम दोस्ती निभाते भाई, हम दोस्ती निभाते करके उद्धव जी को 2 बार दोस्ती निभाते के फायदा और लेते हो आपको
जहां फायदा मिले गप गप, आपके जहां आपके फायदा मिले नेता गप में गप, आपके और नेता में नहीं मिल इतना रहा भी तो दम थूक दे। नहीं है कि जो सत्ता मिली है उसको संभाल सके, इतना भी दम नहीं है आपके नेता में। अंबेडकर सब साहब अहंकार आज में गए ना, अंबेडकर साहब रोहित पवार आज गली गली भटक रहे हैं अजीत पवार के फाइल को लेकर, एक्सीडेंट फाइल, बोले एक्सीडेंट नहीं है, ही सस्पेक्ट्स दैट सबोटाज, दे सस्पेक्ट दैट कुछ ना कुछ हुआ है, इट्स नॉट एक्सीडेंट। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आज गए थे, पुलिस ने एफआईआर लेने से रिफ्यूज किया, इसे डीजीसी पे एफआईआर करूंगा और एयरलाइन पे एफआईआर करना है, दे रिफ्यूज, इसे इनजस्टिस हो रहा है। नाउ हाउ डू यू सी, कल बारामती जाके वहां पर ट्राई करेंगे एफआईआर रजिस्टर करना। यह रोहित पवार जी का अजीत पवार जी के प्रति प्रेम आप किस प्रकार से, क्या शरद पवार जी को एमपी, राज्यसभा एमपी बनाने ये पूरा खेल है, किस प्रकार से देखते हो, हाउ डू यू सी दैट अंबेडकर साहब? ये पूरा 100% पॉलिटिक्स है। आप देखेंगे तो शरद पवार कांग्रेस जो है, वो शरद पवार कांग्रेस का एक प्रवक्ता माननीय अजीत दादा का देहांत होने के बाद में, एक्सीडेंट होने के बाद में 5 घंटे भी नहीं हुए तब बोला था कि अब वो लोगों ने हमारे साथ आना चाहिए करके। तो इनको ऐसा लगता था कि अजीत दादा फैक्शन जो है वो माननीय अजीत दादा जाने के कारण बहुत विकलांग हो जाएगा, बहुत वो मतलब उनकी जो उम्मीद थी वो हार जाएंगे और वो हमारे पास आएंगे, फिर हम उनको रूल करेंगे और आगे जाके हमारी सत्ता बनेगी। तो ये रोहित पवार जी का जो है वो गंदा पॉलिटिक्स है। उनको यदि अजीत दादा जी के बारे में उनको कोई प्यार था, तब जब उन्होंने सुप्रिया सुले जी को मतलब अजीत दादा जी के पत्नी के विरुद्ध में लड़ाने को क्यों लड़ाया, और फिर शरद पवार जी ने क्यों ऐसा एक स्टेटमेंट दिया कि कोई पवार बाहर से आए हुए पवार है। तो उस टाइम सुनेत्रा जी के बारे में उनको कोई प्यार नहीं था। उस टाइम ये रोहित पवार जी ने उनको कोई विरोध नहीं किया शरद पवार जी को, उनको अच्छा लगता था कि ऐसा स्टेटमेंट देके हम सुप्रिया जी को जिताएंगे। तो ये आगे का पॉलिटिक्स है जो उनके शरद पवार जी के पार्टी में जो गैप तैयार हुआ है, ऐसा उनको लगता है, उस गैप में वो खुद को फिक्स करना चाहते हैं और लीड लेना चाहते हैं, मगर उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये सब शरद पवार जी के साथ जो लोग हैं उनको लेके आगे पार्टी बनाए। इतना उनके पास कैपेसिटी है ऐसा अभी तक तो मालूम नहीं पड़ा है, मगर उन जो अजीत दादा जी के बारे में जो प्यार दिखा रहे वो प्योर पॉलिटिक्स है, कोई प्यार नहीं है। But do you think Pawar साहब, the senior Pawar साहब that is, he'll be able to get to the Rajya Sabha? अभी तो numbers नहीं बन रहे सर। I don't think। बेसिकली कैसा है, ये उनके पार्टी का अंदर का मामला है, तो भाजपा ने उनके ऊपर कोई कमेंट करने का कोई हमको हक नहीं बनता और हम नहीं करेंगे। वो जो है वो सबके सामने है कि वो नहीं बन रहा है उनके आपस में, वो तो सबके सामने है। पर द्विवेदी जी आपको तो सपोर्ट करना चाहिए था शरद पवार साहब को। आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं कि एक ही सीट है उसमें हमारा हक है, आप क्यों नहीं बनने देते पवार साहब को, शरद पवार साहब को? इतना सीनियर है और एमवीए के बहुत बड़ा स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ है, आप ऐसे वक्त पर उनको छोड़ रहे हो द्विवेदी साहब? देखिए ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है और ये निश्चित बात है, अगर ऐसी भी बात होगी तो निश्चित जो है शरद पवार जी से बात हमारे उद्धव ठाकरे जी करेंगे। क्योंकि मुझे किस्सा याद है बाला साहब ठाकरे का कि माननीय सुप्रिया सुले राज्यसभा जा रही थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी और उन्होंने नामांकन कर दिया, बीजेपी के प्रत्याशी ने भी नामांकन कर दिया। साहब को मालूम चला कि साहब सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही राज्यसभा का पहली बार, तब उन्होंने शरद पवार जी को फोन किया कि साहब ये चीज ऐसी चीज आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि बेटी चुनाव लड़ रही है, आपको बताना चाहिए था। बोले नहीं इसलिए नहीं बताया कि आप कहीं दुविधा में ना पड़ जाए। बोले ऐसी कोई बात नहीं, दुविधा में क्यों पड़ जाऊंगा मैं। और उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से बात की, बीजेपी के पर्चा नामांकन वापस करा के सुप्रिया सुले ने चुनाव जितवाया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी बात होगी तो माननीय उद्धव ठाकरे ये बात उन्होंने स्वीकार भी की। और एनडीए गठबंधन जो हुआ, एनडीए गठबंधन जो हमारा जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन हुआ वो कोई किसी फायदे के लिए नहीं हुआ था, हमने बकायदा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। अब इनकी तरह गठबंधन नहीं करते हैं, कभी पीडीपी गठबंधन कर लिया, दौड़े गठबंधन करने चले गए। जेजेपी जो इनके विरुद्ध चुनाव लड़ी थी हरियाणा में, उनसे गठबंधन कर लिया। सर पीडीपी पे ऊपर कभी बात करेंगे, विकास इनका हो रहा देश में, तो भैया 10,000 रुपए बांटने की क्या जरूरत थी बिहार में? पीडीपी के ऊपर कभी बात करेंगे सर? मतलब जो इससे पहले आप बार जो पार्टियों ने बांधे चुनाव, उनको चुनाव में रोक दिया। चुनाव में रोका क्यों नहीं भाई? तो क्या इससे नहीं लगता चुनाव इनके फेवर में है? चुनाव उन्होंने कब्जा कर लिया। मुझे बता दीजिए
क्योंकि इसकी शिकायत हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते ना। संजय द्विवेदी जी, इन चीजों की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता का पालन न करके पैसे बांटे गए, 7,500 रुपए यहाँ बांटे गए, आपके महाराष्ट्र से बांटे गए, वहां मध्य प्रदेश से बांटे गए। तो अगर आप पैसे बांट रहे हो, पैसे बांट के चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हो, तो विकास कहाँ रहा? विकास तो नहीं रहा ना। संजय द्विवेदी जी, फिर तो ये रहा कि साहब आप पैसा बांटोगे, चुनाव जीत जाओ। तो मेरा यही नीतियों को विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपको राइट, सो संजय द्विवेदी जी, आप बार बार ये उदाहरण देते हैं। एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं सर। उसमें क्या दिक्कत है द्विवेदी जी, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? तो चुनाव आयोग के जो तीनों अधिकारी हैं, उनको आपने छूट दे दी कि इनको FIR नहीं हो सकती, इनके बारे में कोई बोल नहीं सकता। ये क्या मतलब है? राइट, सो द्विवेदी जी एंड अंबेडकर साहब, राष्ट्रपति के इट्स लिए बीन ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू द बोथ ऑफ यू। लेकिन जो आप बार बार पीडीपी की बात करते हैं ना सर, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी। क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चलती है, कौन कहां पर बैठा था, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन सा क्लर्क, कौन सा अंडर सेक्रेटरी, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा मुलाजिम किसको रिपोर्ट कर रहा है अक्रॉस द बॉर्डर। आप हंस लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बचासी आपकी बात पे रियली इतने बड़े रियली सर, मैंने सिक्योरिटी कवर करी है। अरे सर एक मिनट हम गठबंधन कर ले सर, नीतियां छोड़ दी, सांबा स्पाइस स्कैंडल से लेके, अरे द्विवेदी जी अगर आप द्विवेदी जी आप भ्रम में रहना चाहते हैं, आप रहिए। द्विवेदी जी अगर आप भ्रम में रहना चाहते हैं रहिए। अच्छा आपने बोल दिया ना, मेरी बात सुनेंगे? आपने बोल दिया, अब आपने बोल दिया, अब मेरी बात सुनिए। अगर सुनने की हिम्मत है, मेरी बात सुनिए। अगर बीजेपी का पीडीपी से गठबंधन नहीं होता तो आर्टिकल 370 विड्रॉ नहीं कर पाते हम लोग। ये समझने की कैपेसिटी याद रख लीजिए। प्लीज ट्राई एंड रीड अप। अरे सर पढ़िए कुछ। अरे द्विवेदी जी कुछ पढ़ाई करिए। अरे छोड़िए सर, अरे छोड़िए सर, गॉड ब्लेस यू सर। अरे बेकार की बातें, झूठ बोलने की बातें, बेकार की बातें। वाह, मैं भी पढ़ा हूँ, वाह, लवली, वंडरफुल। आर्टिकल 370 विड्रॉ हो गया, रिपील हो गया, आर्टिकल 35 है विड्रॉ हो गया, वो बेकार की बात है। कुछ भी पार्टी हो। अरे यार यही तो मैं कहता हूँ द्विवेदी जी, इसीलिए ले लो तो आपने अच्छा काम किया सर, इसीलिए भ्रष्टाचारियों को आप ले लो, सर यही बात आप है। अच्छा काम किया। हमारी पार्टी भ्रष्टाचारी है तो लूट घसोट में लोग मचा। रियली? तो द्विवेदी जी ये बता दीजिए, ओहो वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो उद्धव ठाकरे जी की सिर्फ 20 सीटें क्यों आई? आज तक शिवसेना जो इतनी बड़ी पार्टी थी महाराष्ट्र की, बार बार उन्होंने कोशिश करी कि अपना पैर जमा ले राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। सर 200 वोटों से ज्यादा नहीं मिले कहीं पर। किसकी बात कर रहे हैं आप? इसीलिए नहीं मिले हैं। आप किसकी बात? उत्तर प्रदेश मैं आपकी बात कर रहा हूं। नगर निगम चुनाव में सर। अरे छोड़ो सर, अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हो? कहां मेयर बना आपका? नगर निगम चुनाव में शिवसेना का मेयर बना, राजश्री पार्टी है, शिवसेना का मेयर बना, शिवसेना का महापौर है, शिवसेना का मेयर बना कहीं, हमारे जो शिवसेना का मेयर बना कहीं। भारतीय जनता पार्टी 4 नंबर की पार्टी थी। अरे भारतीय जनता पार्टी, सर भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी के पास, आप बोलते रहिए, मैं आपके ऊपर बोलता रहूंगा सर। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, 2 सीटें थी, 2। आज 240 है। अरे 240 है आज, उसके पहले 303 थी, उसके पहले 274 थी। शिवसेना के पास कितनी आई? कभी 2 भी थी, तो 2 से तो नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 303 तक आई। आप जो थे
महाराष्ट्र में नंबर 2 या नंबर 3 पार्टी हुआ करते थे, अब तो आप नंबर 4 या नंबर 5 पे चले गए हैं। क्या बात कर रहे हैं तो सर ये तो आप? फायदा लेती बीजेपी ना, बीजेपी आपकी गलती है, दिस इज पॉलिटिक्स, आपकी गलती है, आपकी गलती है, ये पॉलिटिक्स है सर। सर सर ये मोहब्बत नहीं है। दूसरे अरे जगह जाना है। थैंक यू वेरी मच अंबेडकर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब, पॉलिटिक्स में आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, भैया राजनीति नहीं है, ये राजनीति है। और आप कि हमारा फायदा है, मतलब फायदा नहीं है, आप जीत गए तो ये पॉलिटिक्स, लोकतंत्र की हत्या है बस। आप जीत गए। ये सर, देश की अरे देश की सर, जनता को बाला साहब बेवकूफ बनाने की ठाकरे, कोशिश है। जिस बाला साहब और ठाकरे की आप बात नहीं है। करते हैं, इस देश में आप राज करने नहीं आए। आदरणीय इस देश को सम्माननीय कब्जा द्विवेदी करने आए, जी, सर। आदरणीय इस देश सम्माननीय में द्विवेदी इस तरह की जी, राजनीति करके मोस्ट तो रेस्पेक्टेड अटल बिहारी द्विवेदी जी, वाजपेयी के बारे में- मोस्ट रेस्पेक्टेड नहीं, द्विवेदी उन्होंने एक जी, सांसद के लिए अरे सांसद द्विवेदी तो जी, गलत है इसके बारे में। अरे संजय द्विवेदी जी, मोस्ट रेस्पेक्टेड संजय द्विवेदी जी, बाला साहब ठाकरे ने मुझको टोटल 11 इंटरव्यू दिए। हर इंटरव्यू में उन्होंने कहीं ना कहीं यह कहा, आई डोंट बिलीव इन दिस डेमोक्रेसी, ऐसा कहा है उन्होंने 11 बार। मुझको बीबीसी पे भी कहा है, करण थापर को भी कहा, बाकी हर एक को भी कहा, आई डोंट बिलीव इन दिस डेमोक्रेसी। क्या मतलब हुआ सर? ये अगर डेमोक्रेसी की वजह से आप जीत जाए, कमलाबाई कोटा आप जीत जाए तो डेमोक्रेसी, कमलाबाई कोटा कहते थे। हम कहते थे, इसका क्या मतलब बता हम दीजिए, कहते आपको थे कौन- तो नहीं करना चाहिए था ना, क्यों आज किया तो कहते थे गठबंधन? कमलाबाई का तो क्यों कोटा। किया गठबंधन का? आज की तारीख में कमलाबाई कोटा कहते थे, आपकी कमलाबाई जो है आज की तारीख में रूल कर रही है हर जगह पे, और आप कहां हैं? कोई बात नहीं, वो आपके पास तो तीर कमान भी नहीं बचा। बाला साहब तो कहते थे यही गंदी राजनीति करके ये विधायक तोड़ के, अरे पार्टियां सर, तोड़ के, राजनीति चुनाव है। अपने हाथ में ले लिया, ईडी से भी अपने हाथ Why में ले लिया, should- तो राज तो करेंगे अरे सर, लेकिन मेरी बात जनता है सुनिए। सब्जेक्ट की सर। अरे मेरी सर, ये बात लोकतंत्र सुनिए। है, जनता हाँ, सब्जेक्ट की, लोकतंत्र सर। है, करेक्ट। किसी का भी कहना नहीं, किसी का अहंकार, लेकिन इस कश्मीर देश के में बारे में नहीं जरा चला पढ़ाई हो, कर लीजिए चाहे सर। वो कोई पार्टी हो सर। द्विवेदी जी, बड़ी आपकी बड़ी बहुत पार्टियों में मैंने रिस्पेक्ट देखा है है, सर, 224 सीटें आती सर हैं, आपका मैं बहुत उनमें रिस्पेक्ट कम से करता कम हूँ 49 आ जाती है। सर, आपकी ये बहुत, लोकतंत्र है सर। संजय द्विवेदी जी आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बस इतनी बात मैं कहूंगा बस। लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर में वास्तविकता में आंतरिक चीज क्या हुई है, एक बार जरा पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा, गूगल पे है सर। पढ़ लिया था मैंने, पढ़ा सब हुआ सब है, सब है, गूगल पे है सर। ये मत कहिए मैंने तो सर, अभी पढ़ा हुआ तक मैंने, सर, सर। मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ है। मैं तो बहुत पढ़ चुका हूं, लेकिन मैंने आपके- पूरा नहीं पढ़ा। आपने शायद पढ़ा होगा, आप ज्ञानी ध्यानी है सर, इसीलिए आपकी पार्टी नहीं, इतना हम अच्छा ज्ञानी कर रही नहीं है। सर, हम तो जनरल आदमी हैं। चलिए। 2014 में कितनी चलिए महंगाई सर, थी, थैंक यू वेरी 2026 मच, में कितनी महंगाई है, नमस्कार सर, कितनी इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टॉकिंग टू यू पेट्रोल डीजल के दाम 2014 में क्या थे, 2026 में क्या है सर? सर। इट्स सर, हमें पता है सर। अरे द्विवेदी सर, जी, वी हम हैव बता ग्रेट दें, रिस्पेक्ट 10,000 फॉर यू। करोड़ का 10,000 करोड़ का फंड इनके बीजेपी के पास है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में अरबों रुपए इनके पास है, पीएम केयर फंड में पैसा इनके पास है Correct. सर। तब भी सब चंगा थी, आप भी कलेक्ट सब कर चंगा थी, सर। लो, आप भी कलेक्ट कर लो, देश बदल रहा है सर, बदल रहा है, सर देश बदल रहा है, उसमें कोई दो राय सर नहीं, देश बदल रहा है सर, कोई दो राय नहीं, देश बदल रहा है सर। करेक्ट, आई एग्री, महंगाई बढ़ाते जाओ, देश बदल रहा है सर। आई एग्री। तो उस पे व्यापारियों बात करो से ना, चंदा लेते रहो, देश बदल उस रहा पे है क्यों नहीं सर। बात देश तो करते बदल ही रहा, सही बात। सर? बीजेपी पहले तो चंदा नहीं ने मिलता था, सारी, मिलने लगा सर। बीजेपी देश बदल रहा है सर, अच्छी बात ने, है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की नाक में दम कर दिया था जब 100 रुपए बढ़ा गए थे गैस सिलेंडर के, जब अरहर की दाल यहां पर, तूर की दाल जिसको बोलते हैं, यहां पर 100 रुपए से 104 रुपए हो गई थी, मुंबई बंद कर दिया था बीजेपी ने। आज बाकी ऑपोजिशन कहां है? आज अरहर की दाल 147 रुपए पे बिक रही है यहां मुंबई में, 147 रुपीज पर किलो सर। से समथिंग इन एनी इवेंट, थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट प्लेजर इज ऑलवेज हैविंग यू ऑन द शो। हर हर महादेव, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, जय सिया राम, महादेव, थैंक यू बहुत, थैंक यू, जय सिया राम, थैंक यू सर, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Now the fact is, people really and truly don't understand why was it necessary to have an alliance with the PDP. Most of the time, you ask any bureaucrat working in Delhi, they used to say, Jammu and Kashmir used to be like an iron curtain. We were never sure of what is going to happen there. It is only after Amit Shah ji insisted कि यहाँ पे आप गठबंधन कीजिए मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ, तब जाकर के मालूम पड़ा कि आंतरिक चीजें क्या चल रही हैं। और जो मैं बोलने जा रहा था, जो कि द्विवेदी साहब जरा इमोशनल हो गए, फैक्ट इज प्रदीप जी, उसके बाद आप देखें
incidents of terror have come down only after that. And it is only after that alliance that the BJP was able to repeal Article 370 and 35A. अगर PDP के साथ alliance नहीं होता तो वो कभी नहीं होता सर. They were able to figure out किसको कहाँ पकड़ना है, किसको कहाँ पर हाउस अरेस्ट करना है, किसकी फाइल कहाँ पर है और किसकी लॉयल्टी अक्रॉस द बॉर्डर है. You have to be in government for that. And if people can't understand it, God bless them. That's all I can say. कुछ बोलना चाहेंगे प्रदीप जी? Well, it was fantastic whatever happened, and the way Article 370 was repealed, 35A was repealed. Yes. It was a fantastic exercise where it was, number one, very secretive. Number one, totally the administration had to be loyal towards the country, Yes. towards Delhi, and the way they managed it in very hostile conditions, because even Farooq Abdullah, Umar Abdullah was not on the right side of law. Yes, they weren't. Nor was PDP on the right side of law. We'll be staying They were not with us. carrying them along with us and getting things done and startle everybody, put them in jail, put them in house arrest and get documents ready. I mean, that was one. That was one hell of an operation. hell of a thing. It is not, I don't think was fantastic. any other government could have done it except Nobody else could have the done Modi it. government. Nobody else could have done it. And for that they needed all the information from the local administration. Bilkul, sir. They got that when they were part of the government. Let's be very clear. Yes. और अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा तो भैया नहीं समझ में आ रहा आप क्या कर सकते हैं. Now look at what is happening with regard to Israel. चलते चलते आपको ये बता दूं, the special security relationship SSR जिसको बोलते हैं, that has already been signed. It was already signed in 2023. It has now been extended. उसके अलावा ड्रिप एंड ड्रॉप एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है, जिसकी वजह से इजराइल हैज कन्वर्टेड ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ डेजर्ट इनटू कल्टिवेबल लैंड. दैट इज बाय द वे कमिंग टू महाराष्ट्र. और एक और भी चीज आपको बता दूं, इसके बाद 1 या 2 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी इज गोइंग टू बी गोइंग टू इजराइल, because he's going to get that drip and drop technology over here to Maharashtra for Marathwada and Vidarbha. विदर्भ में जो पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से हमारे खेतों में पानी नहीं आता है, वो इजरायली टेक्नोलॉजी द्वारा वहां पर इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाएगी कि आपको कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा. कोई भी हार्वेस्ट आपका, कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप जो है, कोई भी खड़ी हुई फसल जो है कभी भी खराब नहीं होगी. It's going to happen. And remember, you heard it right here first. Well, that's just about it as far as we are concerned. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे नेशन नाउ की टीम की तरफ से. Weren't we supposed to get Mr. Vagbhare also with us? Mr. Vagbhare साहब नहीं आए. Okay. तो सभी लोगों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. And when you और आपको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर कर When you लें. click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Nation Now. The fastest growing channel of the nation. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.